Good morning, my dear students, class 10. Today I am going to discuss geography, chapter number 3, water resources. And today is the part 4 of this chapter and also the last part of this chapter. Today's topic which I am going to discuss is that rainwater harvesting. In today's class, topic is rainwater harvesting. In today's class I will discuss about this in detail. Okay. Before we will discuss about rainwater harvesting, firstly I want to tell you that what is the firstly I want to tell you that in previous classes I had left some topics such as Sardar Sarovar Dam. About Sardar Sarovar Dam I had left, and in today's class I will discuss about Sardar Sarovar Dam firstly, then after I am discussing about rainwater harvesting. So please get ready. Okay. About Sardar Sarovar Dam has built over the Narmada river in Gujarat. सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि सरदार सरोवर डैम जो है वो बना कहाँ है। तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बना है। कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी के ऊपर। कोई पूछेगा कि सरदार सरोवर डैम कहाँ बना है, तो नर्मदा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक, कहाँ पे? तो सरदार सरोवर कहाँ पे है? तो गुजरात है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस बुक में है तो जरूर क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब दिया है कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट है। ठीक है, वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है जिससे 4 स्टेट प्रॉफिट लेते हैं। कौन कौन से? पहला है महाराष्ट्र, ठीक है, जिसको हम एमएच बोल सकते हैं। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है एमपी, ठीक है ना, महाराष्ट्र, एमपी। थर्ड स्टेट नोन एज गुजरात खुद है, जीजे, ठीक है, जीजे बोल दीजिए इसको, जीजे गुजरात, और राजस्थान आरजे। ठीक है, ये 4 स्टेट जो है सरदार सरोवर डैम से क्या होते हैं? प्रॉफिटेबल है। तो पूछा जा सकता है कि सरदार सरोवर डैम, ठीक है ना, कहाँ पे बना है? नर्मदा नदी के ऊपर। किस स्टेट में? गुजरात में। कौन कौन से स्टेट इससे प्रॉफिट लेते हैं? तो महाराष्ट्र है, एमपी है, गुजरात है और राजस्थान है। ठीक है, ओके। द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ गुजरात। ठीक है, गुजरात के वैसे एरिया जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी है, या वो एरिया जो सूखे का सामना कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी कराने के लिए सरदार सरोवर डैम को नर्मदा नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, जो गुजरात के 9490 गांव और 173 यानी कि 9490 विलेजेस एंड 173 टाउन्स को कवर करता है। एंड राजस्थान में ये 124 विलेजेस को पानी प्रोवाइड करता है। तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। ओके, अब देखिए, इरिगेशन हैज आल्सो चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग द वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप्स। ठीक है, इरिगेशन का मतलब जिस एरिया में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग वहां पे फसल पैदा किए जाते हैं। जैसे अगर किसी स्टेट में पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो वहां को राइस की क्रॉप्स ज्यादा पैदा हो, या ऐसे क्रॉप्स जिसको पानी ज्यादा चाहिए वो क्रॉप्स वहाँ ज्यादा पैदा किए जाते हैं। और जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे वैसे क्रॉप्स पैदा किए जाते हैं जो कम पानी में भी उनका प्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हर एक रीजन्स में हमें अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन देखने को मिलता है। ये इंडियन मैप है जिसे आप अच्छे से देखेंगे तो ये इंडिया मैप जो है ये मेजर रिवर और डैम्स को हमें दिखाता है। ठीक है ना, मेजर रिवर और डैम्स कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं ये हमें दिखाता है। तो इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है? सलाल प्रोजेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर दिख रहा है ना, सलाल प्रोजेक्ट बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे भाखड़ा नांगल है, इसके नीचे भाखड़ा नांगल दिख रहा है, भाखड़ा नांगल पंजाब के आसपास। ओके, उसके बाद मतलब ये सारे क्या है? मेजर रिवर्स एंड डैम्स है। बड़ी बड़ी नदियाँ कहाँ कहाँ पे हैं और डैम्स कहाँ कहाँ पे बनाए गए हैं ये पूछा जा सकता है आपसे। इस मैप को आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए, महानदी दिखाई दे रही है, महानदी यहाँ से ये जा रही है महानदी। ठीक है ना, हीराकुंड डैम महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड जो उड़ीसा में है, ठीक है, तो उड़ीसा देखिए यहाँ पे हीराकुंड डैम है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में आपको अरेबियन सी दिखाई दे रहा है और राइट साइड में क्या दिखाई दे रहा है? बे ऑफ बंगाल दिखाई दे रहा है। ठीक है, increasing the social gap between the richer and land owners, the landless poor। ठीक है,
लोगों के बीच दूरियां कम करने के लिए, जैसे कि जो रिचर लैंडलॉर्ड्स है वो पानी की एबिलिटी को आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, और जो लैंडलेस लेबर हैं जो भाड़े पे लेकर के खेती करते हैं वो पानी की एबिलिटी के लिए दर दर भटकते हैं। तो इनकी दिक्कत को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे डैम्स बनाए। एज वी कैन सी, जैसा कि हम देखते हैं, डैम्स डिड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पीपल वांटिंग डिफरेंट यूजेस एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इन गुजरात द साबरमती बेसिन फार्मर्स वेयर agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas। ठीक है, अब देखिए अगले बॉक्स में दिया है कि डू यू नो, तो डू यू नो द कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट्स, ठीक है, इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने कृष्णा गोदावरी रिवर को लेकर के रेज्ड किया, कर्नाटका ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है। मतलब आपसे पूछा जा सकता है कि कृष्णा और गोदावरी नदी को लेकर के डिस्प्यूट्स किन दो स्टेट के बीच चलता है, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ठीक है, इट इज रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ मोर वाटर। कौन ज्यादा पानी यूज करेगा, कोयना का, और कौन कम पानी, मतलब कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। इन दोनों ने आरोप लगाया कि ये नदी जो महाराष्ट्र होकर आती है, तो कोयना में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे प्रोजेक्ट लगा करके इसके पानी को बहुत ज्यादा यूज कर दिया जाता है। दिस वुड रिड्यूस डाउन स्ट्रीम, जिसकी वजह से इस पानी की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, कर्नाटक आंध्र प्रदेश तक आते जाते हैं। एडवर्स कंसिक्वेंसेस फॉर द एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से हम लोग एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के पानी की एबिलिटी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है ना, तो इस डिस्प्यूट को आप पढ़ लेंगे। ओके, अब अगला टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जब बारिश का पानी पड़ता है तो उस बारिश के पानी को कैसे हम कंजर्व करेंगे, बचाएंगे कैसे स्टोर करेंगे, और उसको ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट करेंगे, या जो पानी है उसको नदी नाले पोखरे में इकट्ठे करके इरिगेशन के लिए कैसे यूज करेंगे, ये मेथड हम सीखेंगे। तो many thought that given the disadvantage and rising resistance against the multipurpose project को लेके कई सारे raised, मतलब कई सारे हम कह सकते हैं कि डिस्प्यूट्स हुए अगेंस्ट द मल्टीपर्पज वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाज अ वायबल अल्टरनेटिव। ठीक है, बोथ सोशियो इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली। वाटर हार्वेस्टिंग को हमें क्या करना चाहिए, मतलब बारिश के पानी को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ना सिर्फ सोशली हमें जरूरी है बल्कि इकोनॉमिकली हमें क्या करेगा, मजबूत करेगा, एनवायरमेंट को भी बचाएगा। पुराने समय में यानी कि इन एंशिएंट इंडिया अलोंग विद द सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया जाता था। देयर एक्जिस्टेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, और उस समय एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता था। मतलब लोग बड़े बड़े गड्ढे बनाते थे, उसमें पानी इकट्ठा होता था, फिर उसी पानी से लोग खेती करते थे। तो वो उस समय का सिस्टम बड़ा जबरदस्त था। ठीक है ना, पीपुल हैड इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द रेनफॉल, लोगों को अच्छी नॉलेज थी कि बारिश के पानी को कैसे बचाया जाए, किस मिट्टी में कितना पानी उनको देना है। डेवलप्ड वाइड रेंजिंग टेक्निक्स ऑफ ग्राउंड वाटर, कैसे ग्राउंड वाटर का हमें यूज करना है, नदियों के पानी का कैसे यूज करना है, रिवर वाटर का, फ्लड जो बाढ़ से पानी आया है उसको हमें कैसे स्टोर करना है, ये सब क्या था, बिल्कुल सेट था पहले। ठीक है ना, इन हिल एंड माउंटेनियस रीजन, जहाँ पे पहाड़ियां हैं और पर्वत हैं, पीपुल बिल्ड डाइवर्जन चैनल्स। तो लोग क्या करते थे कि जो बारिश का पानी इकट्ठा होता था उसके लिए उन्होंने डाइवर्जन बना रखा था। वो डाइवर्जन सीधे जाके नदियों में पानी को जोड़ देता था। जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ी है, मान लीजिए, ठीक, यहाँ से पानी उतर के नीचे आ रहा है, तो नीचे आके अगर यहाँ से हम डाइवर्जन, और नदी एक यहाँ से बहते हुए जा रही है, तो अगर हमने इस पानी को डाइवर्जन बना के इस नदी में ले जाके शामिल कर दिया, तो डाइवर्जन क्या करेगा, पानी को नदी में ट्रांसफर कर देगा, और पानी फ्लड और वेस्ट होने के बजाय नदी में शामिल हो जाएगी, और नदी में शामिल होकर दूसरे रीजन में पहुंच जाएगी, और इससे फ्लड से भी हम बच जाएंगे और साथ में पानी का यूज भी होगा। तो ये सारी चीजें पहले की जाती थी। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं बहुत कुछ, रिचार्ज थ्रू हैंडपंप्स। ठीक है, अब क्या है कि रूफ रेन वाटर इज कलेक्टेड यूजिंग अ पीवीसी पाइप, जो छत पे पानी इकट्ठा होता है बारिश का, उसे हम एक पीवीसी पाइप से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से हम इकट्ठा कर सकते हैं। फिल्टर्ड यूजिंग सैंड एंड ब्रिक्स, ठीक है, ईंट और बालू का यूज करके उसे हम फिल्टर कर सकते हैं। अंडरग्राउंड पाइप टेक्स वाटर टू सम्स ऑफ इमीडिएट यूजेस। ठीक है, ये सारी चीजें बात समझ में आई है। एक्सेस वाटर फ्रॉम द सम्स इज टेकन एज वेल, वाटर पंप्स एज वेल रिचार्ज, और जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल भी धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए दिया है
कि द रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक्स, रेन वाटर को हम टैंक्स में इकट्ठा कर सकते हैं अगले बारिश आने तक, ठीक है। और उस पानी का यूज हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए कर सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली इन द समर्स, गर्मियों में रेन वाटर और पलार पानी, रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी जिसको हम पलार पानी भी कहते हैं, एज कॉमनली रेफर्ड इन दिस पार्ट्स इज द कंसिडर्ड एट द प्योरेस्ट। हम बारिश का पानी जो है वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, जिसको हम पलार पानी भी बोलते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। आगे आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और साथ में नोट्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है जिसका नाम है एग्रीकल्चर, वो शायद आपके सिलेबस में है, तो इसके बाद मैं उसी को पढ़ाऊंगा। एग्रीकल्चर है, उसके बाद मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। मतलब अभी हमें 3 चैप्टर और पढ़ाने हैं और 3 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 3 चैप्टर में जो सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ये आपके सिलेबस में नहीं है। थर्ड चैप्टर वाटर रिसोर्सेज ये सिलेबस में है, तो मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, 1 चैप्टर एग्रीकल्चर और पढ़ाऊंगा, जिससे आपके हाफ ईयरली के एग्जाम का काम हो जाए। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।